सो कल ना आप टॉपिक शुरू किया सी पुली के कंसर्न न्यूमैरिकल्स कराए सी, देखिया तो नहीं होना क्यों? हाँ बाहर कितने सी तेरा? अच्छा बिलेटेड हैप्पी बर्थडे पुत फिर ते बर्थडे वाले दिन पढ़ते नहीं आप बिल्कुल भी। तो देखो हम कंसेप्ट है इम्पल्स। इम्पल्स impulse of a force impulse of a force। तो इस तरह समझ सकते हैं कि फोर्स का इंपैक्ट है ना। तो असी ये कहने हैं पुत देखो कि जो ऑब्जेक्ट है जदों तुसी उस ऑब्जेक्ट ते फोर्स अप्लाई करते हैं लगाने हैं, ठीक है, फोर्स तो लगाई जाती है पर नाल एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है टाइम। भाई टाइम मीन्स अगर मैं किसी चीज़ को मान लो पुश कर रहा या पुल कर रहा तो इट मीनस मैं कुछ टाइम के लिए उन्होंने पुल किया या पुश किया है ना, मतलब मैं कुछ टाइम के लिए ਉਹਦੇ ਤੇ की लगाई फोर्स, फोर्स भी लगाई और कुछ टाइम ਲਈ भी नाल। तो जदों असी इंपल्स ऑफ फोर्स की गल करते हैं तो इनू असी कितना डिफाइन करते हैं, इंपल्स ऑफ फोर्स नू मेजर कितना करते हैं असी। तो लिखो इट इज डिफाइंड एज, it is defined as the product of average force, product of average force acting on the body to time of action of force, that force, time of action of that force। तो जिन्ने समय ਲਈ फोर्स लगाई गई ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ टाइम ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स ਦੇ ਲੱਗਣ ਦਾ टाइम है ना। तो जिन्नी फोर्स लगाई गई और फोर्स की आप किहड़ी वैल्यू नोट करते हैं या सानू दित्ती हुंदी एवरेज वैल्यू। तो उस केस दे विच इंपल्स कितना कैलकुलेट होएगी, एवरेज फोर्स इंटू टाइम ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। तो इत्थों आएगी इंपल्स। तो इंपल्स कितना कैलकुलेट हुई, एवरेज फोर्स इंटू टाइम ऑफ एक्शन। और SI यूनिट ऑफ इंपल्स इज न्यूटन सेकंड आ गया ना। नेक्स्ट लिखो न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल if 5 Newton force
is acting on a body for 6 seconds, calculate impulse of the force. तो आंसर किया जाएगा 30 न्यूटन सेकेंड इंपल्स आ जाएगी, है ना। अच्छा हुण इहदे च एक गल दा ध्यान रखना पुत, किसी भी क्वांटिटी की जो एवरेज वैल्यू है वो कॉन्सटेंट वैल्यू होंगी, फिक्स वैल्यू। जिदा कि एवरेज फोर्स, तो इत्थे आपां फोर्स कितनी दी है 5 न्यूटन, तो कॉन्सटेंट है ना वैल्यू। अच्छा हुण दूसरी तरफ इदा भी हो सकता, तो अगली लाइन लिखना, इफ जो फोर्स है दैट इज फंक्शन ऑफ टाइम। समझ आई मतलब की है? मतलब भी फोर्स की वैल्यू दी हुई है 3t², है ना, इस तरह दी हुई है, तो टाइम ते डिपेंडेंट है। तो यदा मतलब जदों आप बॉडी ते फोर्स लगानी शुरू की, तो मान लो वो 0 टाइम है ना, तो अलग अलग समय ते फोर्स की वैल्यू की होएगी, डिफरेंट, है ना। तो हुण इंपल्स निकालने लिए की करिए, तो उस केस दे विच एवरेज वैल्यू कढ़िए, या फिर दूसरा तरीका की है मैं दसदा पुत, देखो कि इफ फोर्स F is equal to function of time is acting on a body, तो ये वेरिएबल फोर्स है ना, कांस्टेंट नहीं है। then impulse of this force from time t1 to t2, impulse of this force from time t1 to t2 is given by, तो आ देखो पुत्र, हुण जदों इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल की गल कर रहे हैं, केस की गल कर रहे हैं, तो जी फोर्स लग रही है वो की है, अलग अलग समय ते अलग अलग है ना। तो इंपल्स कितना निकालनी है, तो अगर थोड़ी फोर्स टाइम डिपेंडेंट फोर्स है, तो तुसी इंपल्स निकालने लई पहला की करो, फोर्स नू dt टाइम नाल मल्टीप्लाई करो, है ना। तो जदों असी फोर्स नू dt मतलब इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, बहुत छोटा टाइम, तो जदों तुसी f नू dt नाल मल्टीप्लाई किया, तो जो इंपल्स आएगी दैट वुड बी स्मॉल इंपल्स। तो उस तो बाद टोटल इंपल्स निकालने लई की करो, इंटीग्रेट कर दो इस फार्मूला नो, और लिमिट्स की लो, भी जो इनिशियल टाइम है जो फाइनल टाइम है वो लिमिट्स बन जाएंगे। तो इस तरीके नाल निकलेगी, ये जनरल वे है टू कैलकुलेट द इंपल्स। तो इंपल्स नू कैलकुलेट करन दा ये जनरल वे है, और अगर थोड़ी फोर्स कांस्टेंट है या एवरेज है, फिर इंपल्स निकालने लई साडे कोल विदाउट इंटीग्रेशन वाला केस है ना। तो दोनों केसेस इक्वली गुड है, बट ये जनरल केस है, ये कांस्टेंट फोर्स लिए अप्लाई होना, पर ये हमेशा हर फोर्स लिए एप्लीकेबल है। तो नोट कर लो।
हुण इत्थों एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो आप न्यूमेरिकल लाइक, तो लिखो न्यूमेरिकल लिखो if force F is equal to 3t square in Newton, if force F is equal to 3t square Newton च दी हुई वैल्यू is acting on a body from 0 to 5 seconds, calculate impulse of this force from 1 to 3 सेकेंड। हुण गल ध्यान समझियो, वो तो मैं जान के ये चेंजिज लियांदियां, चाहे फोर्स 0 to 5 सेकेंड ਲਈ लग रही है, जे तो उन्हें क्या होंगे ना टोटल इंपल्स निकालो, फिर इनिशियल टाइम सी 0, फाइनल टाइम सी 5, पर इंपल्स केड़े टाइम दी निकालनी है? की लिखाया मैं, कैलकुलेट इंपल्स फ्रॉम 1 to, हाँ, तो इट मीन्स जदों इंपल्स निकालनी है तो इनिशियल टाइम फाइनल टाइम स्टेटमेंट तो पता करना। तो इहदा मतलब असी इत्थे आ फार्मूला यूज करांगे T12, वो क्यों? क्योंकि जदों मैं देख रहा तो जिस फोर्स की इंपल्स निकालनी है वो केड़ी फोर्स है? टाइम डिपेंडेंट, और F की वैल्यू पुट करो और 1 to 3 सॉल्व कर लो इन्हों। इंपल्स ऑफ फोर्स, तो इंपल्स ऑफ फोर्स कितना निकलती है? या तो एवरेज फोर्स इनटू टाइम, तो या फिर एफ डी टी नु इंटीग्रेट करके, है ना। तो एफ डी टी आ वाला फार्मूला एवरग्रीन फार्मूला है टू कैलकुलेट द इंपल्स ऑफ फोर्स। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। क्लियर है? अच्छा, इंपल्स ऑफ फोर्स, हुन इंपल्स मोमेंटम थ्योरम, impulse momentum theorem। तो लिखो as we know that
impulse of a force F vector acting on a body from time t1 to t2, from time t1 to t2 is given by, ठीक है। तो इस तरह फाइंड आउट की जाती है। हुण गल सुनियो पुत, तो समझ पता की होनी चाहिए तुहानू, अंडरस्टैंडिंग चाहिए है जदों तक बॉडी ते फोर्स लग रही है उदों तक हर पल बॉडी की मोमेंटम बदल रही है, समझ गए। इट मीन्स इस सिचुएशन च जदों इनिशियल टाइम t1 है उदों तो फोर्स लग रही है और फाइनल टाइम t2 तक फोर्स जा रही है, तो इसका मतलब इस बॉडी की मोमेंटम जो t1 टाइम ते है वो t2 टाइम ते नहीं है, क्योंकि बदल चुकी है, समझ गए। तो जदों भी किसी बॉडी ते फोर्स लग रही है तो उसकी मोमेंटम हर समय सेम नहीं है, बदल रही है, अलग अलग है, हर समय हर टाइम ते अलग अलग है। तो इस सिचुएशन दे विच जिहड़ी फोर्स है F उसनू असी लिख सकते हैं dp/dt because F is equal to dp/dt using Newton's second law of motion। तो असी F नू dp/dt लिख सकते हैं। हुण इधर देखो, जदों ही मैं dt कैंसल आउट किते तो इंटीग्रेशन दे अंदर dp बन गया। सुनो, तो आ जी टर्म होंगी है ना, इनू कहने इंटीग्रैंड। इंटीग्रैंड मतलब जिहदे लई इंटीग्रेशन हो रही है, तो इत्थे टाइम लई इंटीग्रेशन हो रही है तो लिमिट्स टाइम के अकॉर्डिंगली दसियां जा रही है ना, पर इत्थे इंटीग्रैंड की हो चुका मोमेंटम, तो इसका मतलब लिमिट्स हुण मोमेंटम के अकॉर्डिंगली लिखनिया। तो एट टाइम t1 क्योंकि बॉडी ते फोर्स लग रही है तो एट टाइम t1 बॉडी की मोमेंटम है p1 और एट टाइम t2 बॉडी की मोमेंटम है p2, समझ गए। अच्छा, हुण इंटीग्रेशन तो बाद dp बिकम्स p, तो p2 इंटीग्रेशन करन तो बाद लिमिट्स पुट करती हैं, ये फाइनल टाइम की मोमेंटम है, मतलब फाइनल मोमेंटम, ये इनिशियल मोमेंटम है, तो ये बन गई चेंज इन मोमेंटम। तो इट मीन्स इंपल्स इज आल्सो इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। तो मतलब इंपल्स नू असी फोर्स की टर्म च भी निकाल सकते हैं ते चेंज इन मोमेंटम की टर्म च भी निकाल सकते, ठीक है। और ये रिजल्ट जो आया इनू कहने हैं इंपल्स मोमेंटम थ्योरम। तो लिखो,
ठीक है। सो thus impulse momentum theorem states that impulse momentum theorem states that the impulse of a force acting on a body in a given time interval is equal to किहदे बराबर है, चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉडी, चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉडी इन दैट टाइम इंटरवल। ठीक, हुण ये जिहड़ी थ्योरम है ये बड़े इंपॉर्टेंट है डिराइव करन लई भी प्लस न्यूमैरिकल्स कंसैप्चुअल प्रॉब्लम्स लई। हुण देखो पुत, तुसीं नोट करना फॉर न्यूमेरिकल पर्पस, क्योंकि जे इंपल्स डेल्टा पी के बराबर है, तो देखो ते जे दी वैल्यू एवरेज फोर्स इंटू टाइम ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है। इहदा मतलब एवरेज फोर्स दी वैल्यू तुसी निकाल सकते हैं चेंज इन मोमेंटम ओवर टाइम टेकन तो। पर एक गल बड़ी क्लीयर है कि चेंज इन मोमेंटम वेक्टर्स सबट्रैक्शन तो आएगी, ठीक है, तो चेंज इन मोमेंटम वेक्टर्स सबट्रैक्शन तो आएगी। हुण आ देखो, हुण मान लो मैं एक न्यूमेरिकल तुहानू दस रहा ताकि आपां नू आइडिया हो जाए इस कंसैप्ट का। से आ एक बैट है ना, इधर बैट्समैन खड़ा, ठीक है, तो आप बॉल है, तो ये बॉल बैट्समैन की तरफ जा रही है, तो इस बॉल का मास m है और स्पीड u है, ठीक है, और ये बॉल बैट्समैन की तरफ जा रही है, बैट्समैन दे कोल बॉल पहुंच गई, बैट दे नाल स्ट्राइक की, तो स्ट्राइक करन तो बाद ये जिहड़ी बॉल है ये ऑपोजिट डायरेक्शन आ रही है, ये बिफोर है टकरान तो पहला, ये आफ्टर है। और वो कहता कि ये जिहड़ी बॉल है, बॉल रिमेन्स in contact with bat for in a time, क्योंकि बॉल जदों बैट नाल लगेगी तो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड लिए बॉल बैट दे नाल टच करेगी, फिर वापस आएगी, है ना, अलग होएगी। तो
एवरेज फोर्स कैलकुलेट करनी है कि जिन्नी एवरेज फोर्स बैट ने बॉल ते एग्जर्ट की। हुण ये क्वेश्चन है ना। हुण इहदे च बॉल है और बैट है, बैट की जगह वॉल भी आ सकती सी, दीवार भी हो सकती सी। तो हुण इस सिचुएशन च किद्दां तुसीं नोट करोगे? तो देखो, क्योंकि बैट दे नाल टकरान तो पहला बॉल और बैट तो टकरान तो बाद बॉल की सिचुएशन च फर्क आ चुका वा। की फर्क आया? डायरेक्शन ऑपोजिट हो चुकी है, मैग्नीट्यूड भी बदल चुका वा, है ना। पर इस केस दे विच जदों असी एवरेज फोर्स निकालनी है तो आ फार्मूला ने काम आना। और डेल्टा पी निकालने लई सानू केड़ा कंसैप्ट लगाना पैना? डेल्टा पी इत्थे एक ही है, चेंज इन मोमेंटम का मैग्नीट्यूड है ना। डेल्टा पी के एक तरह लिखा, एक किसके बराबर लिखा? फाइनल माइनस इनिशियल मोमेंटम। ये वेक्टर सबट्रैक्शन है, ध्यान रखना है। अच्छा, हुण बाई चांस जो इनिशियल मोमेंटम है और जो फाइनल मोमेंटम है दोनों की डायरेक्शन की है ऑपोजिट, तो ये 1D केस आ गया। तो 1D केस होने करके असी की करते हैं कि अगर इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लेने तो आ फिर नेगेटिव हो जू, है ना। तो फाइनल मोमेंटम की लिखी जाएगी प्लस mv माइनस पी आई इनिशियल मोमेंटम की लिखी जाएगी माइनस mu। तो एम वी प्लस यू। तो एक केस आएगा। तो एवरेज फोर्स कितनी आ जाएगी? दिस वन डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, है ना। तो ये नोट करो। तो ये जो कंसैप्ट असी समझिया, देखो गलती कित्थे करनी तुसी कि एवरेज फोर्स निकालने लई जिहड़ी चेंज इन मोमेंटम कैलकुलेट करनी पैनी है थानू, वो सिंपल सबट्रैक्शन नहीं है, वो वैक्टर्स सबट्रैक्शन का कंसैप्ट है। और ये कंसैप्ट जिहड़ा न्यूमेरिकल दी फॉर्म च दस्सिया, ये है जदों बॉल ऑपोजिट डायरेक्शन च रिबाउंड हो रही है ना, बिल्कुल उल्ट। बैट्समैन ने की लगाया? स्ट्रेट ड्राइव। समझ गए? बॉलर वालों बॉल आई सी, उधर नूं ही वापस आ गई। आ सिचुएशन समझो। अच्छा, दूसरा केस है
तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ कि बैट की जगह की हो सकता, वॉल भी हो सकती, आ दीवार आ गई, आ नॉर्मल टू द वॉल है, तो आ बॉल है, मास एम है, यू स्पीड है, ये इस तरफ गई और ये जी बॉल है यदी जी वेलोसिटी है वो नॉर्मल टू द वॉल नाल एंगल बना रही है थीटा, और उस तो बाद दीवार के नाल टकराने तो बाद ये जी बॉल है वो एक तरह नाल रिफ्लैक्शन ऑफ लाइट वाला केस नहीं बन गया कि दोनों एंगल्स की होंगे सेम। हुण इस केस दे विच अगर वो कहे, सुनो, अगर वो कहे कि ये जी बॉल है इट रिमेन्स इन कॉन्टैक्ट विद द बॉल फॉर इन्ने टाइम लिए कॉन्टैक्ट च रही, तो एवरेज फोर्स निकालो। तो एवरेज फोर्स लई आ फार्मूला तो यही काम आना, चेंज इन मोमेंटम ओवर टाइम टेकन। बट चेंज इन मोमेंटम कितना निकालोगे? कितना निकालोगे? P2 माइनस P1 तो हो गया, हुण इहदा मैग्नीट्यूड कितना निकालते हैं वैक्टर सबट्रैक्शन का? अंडर रूट माइनस cos थीटा। हुण इधर देखो, ध्यान दो, जो जो आप कहने ना कि P2 माइनस P1 इज इक्वल टू अंडर रूट P1 स्क्वेयर प्लस P2 स्क्वेयर माइनस 2P1 P2 cos थीटा, तो ਉਹਦੇ ਚ थीटा पता की ਹੁੰਦਾ? P1 P2 च बनने वाला एंगल। हुण इधर देखियो, आ है P1, तो P1 की डायरेक्शन आया, दिस इज P1 डायरेक्शन ऑफ P, और आ केड़ी डायरेक्शन है? P2। तो P1 P2 च एंगल कितना बन रहा? दिस एंगल, दिस इज कितना? समझ गए? तो इसका मतलब, तो P1 है MU, P2 है MV, और डेल्टा P कितना निकलेगा? अंडर रूट P1 स्क्वेयर प्लस P2 स्क्वेयर माइनस 2P1 P2 cos, तो cos 180 माइनस cos 2 थीटा, तो डेल्टा P किया जाएगा। समझ आई गल? तो ये फार्मूलाज इदा याद होने चाहिए जो वैक्टर सबट्रैक्शन के कंसैप्ट है। हुण सुनो एक और पॉइंट, ये जी एवरेज फोर्स लग रही है बॉडी ते, बॉल ते किने लगाई है? दीवार ने, है ना? पर दीवार ने बॉल ते फोर्स कदों लगाई? जदों बॉल और वॉल दोनों कॉन्टैक्ट है, तो ये कॉन्टैक्ट फोर्स है बेसिकली।
ये वैसे नहीं करा रहे हैं, न्यूमेरिकल्स ये बिहाफ ते आने हैं। अच्छा वो मैं असाइनमेंट भेजूंगा, करो ट्राई। ठीक है, नेक्स्ट एक और कंसेप्ट देखो इतने। आ देखो ये जो ध्यान दो इधर, हुन बेटा अगर किसी सिचुएशन चेंज इन मोमेंटम की होए कांस्टेंट, कितना, मान लो एक बॉल थोड़ी तरफ आ रही है ना। सुनो, अगर थोड़ी तरफ किसी ने बॉल थ्रो की तो उन्होंने कैच करने दे लई तुसी की कर सकते हैं भी, उन्होंने कैच करने लई तुसी इदां हथ रख दे, वो बॉल आई हाथ च फस के रुक गई। तो दूसरा की कर सकते हैं कि बॉल थोड़ी तरफ आई, जदों थोड़े हाथ नाल टकराई तुसी थोड़ा हाथ पिछे नूं कर लिया, तुसी अपने हाथ नूं की कीता, थोड़ा पिछे नूं लै गए, लोअर्स योर हैंड। तो फर्क की है दोनों च? क्रिकेट बॉल या कोई भी बॉल नूं कैच कर रहे हैं तो कैच करने लई असी साडे हाथ उत्थे ही फिक्स है, तो दूसरी बार असी उन्हां नूं थोड़ा कैच करते वक्त पिछे लै गए, की हो रहा? तो होया की पुत, चाहे तुसी बॉल नूं फिक्स हैंड्स दे नाल कैच करो चाहे पिछे नूं करके करो, डेल्टा पी सेम रहनी है। पर जदों तुसी हाथ फिक्स कर ले तो डेल्टा टी ज्यादा होएगा, सॉरी घट होएगा, लैसर होएगा। तो डेल्टा टी लैसर होएगा तो एवरेज फोर्स ज्यादा लगेगी, हाथ ते सट लगेगी। पर जे आप पिछे नूं ले आवांगे तो घट, है ना। यही सेम चीज़ है कि जे मान लो तुसी एक पर्टिकुलर हाइट तो जंप करते हैं, नीचे जे हार्ड सरफेस है, सिमटेड फ्लोर है, मार्बल फ्लोर है, तो सट ज़्यादा लगेगी। पर जे मान लो उहदी जगह ते कुशनस है नीचे रखे हुए, या कच्चा फ्लोर है मिट्टी वाला वा, रेता दी ढेरी लगी है, फिर की है सट? वो क्यों? क्योंकि दोनों केसिस दे विच डेल्टा पी की है कांस्टेंट, बट हार्ड सरफेस ते डेल्टा टी लैसर है तो फोर्स ज़्यादा लगेगी, और सॉफ्ट सरफेस ते डेल्टा टी की होएगी ज़्यादा, तो फोर्स
घट होएगी, है ना। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਹੀਕਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੌਕਰਸ ਹੈ, तो ਸ਼ੌਕਰਸ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਡੈਲਟਾ ਟੀ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਐਵਰੇਜ ਫੋਰਸ ਰਾਈਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ज़्यादा लगन ਲਈ शॉकर है घट। और इदा ही जड़ियाँ रेलवे बोगीज है तो वो जिथे जुड़दियाँ वा उत्थे बफरस होंदे आ, वो भी शॉकरस टाइप ही है। तो वह भी सेम कंसैप्ट है, क्योंकि जो चलती है ट्रेन या रुकती है तो बोगीज आपस च टकरांदियां वा, तो वो जो शॉकरस है बफरस जिन्होंने कह दें वो की करते हैं, टाइम ऑफ कोलिजन ਨੂੰ इनक्रीज़ करके एवरेज फोर्स रिड्यूस कर देंगे, घटा देंगे, है ना। यही कंसैप्ट है। इसी तरह नाल जो तुसी नोट किया होएगा कि जेडे डेलीकेट ते कॉस्टली अपलाइंसिस है ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन, उन्होंने जी पैकेजिंग होंगी है थर्मोकोल च होंगी है ना। तो थर्मोकोल की करती है भी ट्रांसपोर्टेशन के दौरान जेडे जर्क लग रहे हैं तो वो टाइम ऑफ कोलिजन नू इनक्रीज कर देंदी है। वो कॉमन सेंस है, तो फोर्स घट जाती है, तो जिस करके डैमेज होने के चांसिस भी घट जाते। तो ये सारे केसिस है, ये ध्यान च रखने हैं। पता लग जू हुण इंपल्स मोमेंटम थ्योरम बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है ਇਹਦਾ। तो हुण लिखो फोर्स टाइम ग्राफ। फोर्स टाइम ग्राफ फोर्स टाइम ग्राफ जो है ये दो तरह नाल डिस्कस होना पुत। देखो मतलब फोर्स की वैल्यू हर समय की है कांस्टेंट, इको जी है। और दूसरा फोर्स की वैल्यू वेरिएबल है ना। हुण ये जिहड़ा ग्राफ है इहदी इंपॉर्टेंस की है। तो देखो जे आपां कांस्टेंट फोर्स वाली गल कर लईए तो मैं की करदा, इस ग्राफ के ऊपर दो पॉइंट्स मार्क कर ले। तो ए पॉइंट के कोरस्पोंडिंग फोर्स तो एफ है बट टाइम, बी पॉइंट के कोरस्पोंडिंग फोर्स तो एफ है बट टाइम। तो एरिया अंडर एफ टी ग्राफ बिटवीन टाइम इंटरवल T1 तो T2 कितना आ रहा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD किहदे बराबर, F इंटू फोर्स इंटू टाइम ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, मतलब चेंज इन मोमेंटम या इंपल्स। इसका मतलब की होया कि अगर थोड़े सामने फोर्स टाइम ग्राफ है और थानू कहा जाता कैलकुलेट इंपल्स या कैलकुलेट चेंज इन मोमेंटम, कितना कटूंगे, एरिया अंडर फोर्स टाइम ग्राफ तो।
आ गया। अच्छा हुण आ देखो पुत, जदों तुसी वेरीएबल फोर्स लई डील करना, देखियो सोच के देखो, मैं की करन लगा, तो मैं की कीता पुत्र कि जो ग्राफ दे अंडर एरिया है वेरीएबल फोर्स दे केस, तो मैं पहला ना एक थिन थिन रैक्टेंगुलर स्ट्रिप ले ली, बड़ी पतली जी। हुणे जी पतली जी रैक्टेंगुलर स्ट्रिप है, एरिया ऑफ रैक्टेंगुलर स्ट्रिप किहदे बराबर आ रहा, एफ डी टी आ रहा। देखो नजर आ रहा एफ डी टी, है ना, आ डी टी है, आ एफ है, एफ डी टी आ गया। हुण एफ डी टी की हुंदा, इंपल्स, पर केड़ी इंपल्स, स्मॉल, या चेंज इन मोमेंटम केड़ी, स्मॉल, स्मॉल है। सो एदा मतलब अगर असी ये सारा एरिया कैलकुलेट करिए तो की करांगे, सारी इंपल्सिस नू ऐड कर लांगे, है ना। तो लिखो तो लिखो, तो इफ एरिया अंडर, इफ एरिया अंडर FT graph is divided into
number of rectangular strips, then it will represent the change in momentum or impulse. Then it will represent the change in momentum or impulse. ਆ ਦੇਖੋ ਪੁੱਤ, मतलब तुसी माइंड च की रखना कि चाहे फोर्स टाइम ग्राफ दे विच फोर्स कांस्टेंट है तो चाहे वेरिएबल है, एरिया अंडर एफ टी ग्राफ की है इंपल्स दे बराबर या चेंज इन मोमेंटम दे बराबर। तो जे आपां एक न्यूमेरिकल ट्राई करिए इस कंसैप्ट दे बिहाफ ते, तो फोर्स न्यूटन च है, टाइम सैकेंड च है, तो ग्राफ कुछ इदा का दिता होया वो। लो हुण एक ग्राफ तुहानूं दस दिता गया, तो ये ग्राफ वेरिएबल फोर्स वाला ही है ना। हुण अगर मैनू कोई कहे कैलकुलेट इंपल्स या चेंज इन मोमेंटम in time interval 0 to 5 सेकेंड। सुनो पुत, 0 to 5 सेकेंड का मतलब समझ गए? आ वाला एरिया कितना कैलकुलेट करूंगे? तो आ ट्रेपीजियम है, तो ट्रेपीजियम का एरिया कितना बनेगा? हाफ इंटू सम ऑफ इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस प्लस रेक्टेंगल का एरिया, तो आंसर आ जाएगा है ना 6 इंटू 3 18। तो जे बोलिया होंदा 0 to 7 सेकेंड, फिर 0 to 7 सेकेंड फिर अभी ऐड हो। जे क्या होंदा 3 to 7 सेकेंड, है ना। आइडिया होया हुन। तो जो एफ टी ग्राफ है उसके अंडर एरिया इंपल्स या मोमेंट चेंज इन मोमेंटम नु रिप्रेजेंट करेगा। तो लास्ट लिखो लाइन। तो इंपल्स वाला कंसेप्ट समझ आ गया।
तो लिखो, नोट करके लिखो, impulse of a force in a given time interval, impulse of a force in a given time interval is a vector quantity, and its direction is same as that of change in momentum in that time interval. भी उस टाइम इंटरवल च जो चेंज इन मोमेंटम की डायरेक्शन है वही इंपल्स की डायरेक्शन है। ठीक है, तो इंपल्स मोमेंटम थ्योरम, एफटी ग्राफ और एप्लीकेशंस, तो जो आप अज की डिस्कशन की है तो एक क्लीयर हो जाना चाहिए थानू, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है थ्योरी वाइज भी प्लस न्यूमेरिकल्स ते कंसैप्चुअल वाइज। ठीक है पुत्र, तो हुण तुहानू मैं असाइनमेंट सेंड करांगा ते आपां डिस्कस कर लांगे कल नूं इहनूं कवर